लेकिन कई सीरियस मुद्दे हैं यहाँ पे, जिसमें लोग सोचते हैं कि अपन पॉलिटिक्स में जाने के बाद एक अच्छा सोशल वर्क कर सकते हैं। आपने ऐसा सोच के पॉलिटिक्स में एंट्री की है या फिर नहीं मुझे तो नहीं, पॉलिटिक्स करनी है? बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसा नहीं है। आप सोशल वर्क आप कुछ भी कर रहे हो, सामाजिक कार्य हम्म, आप कैसे भी कर सकते हम्म, हो। किसान है, वो खेती करता है, हम्म, वो भी एक सोशल वर्क, क्योंकि वो हम्म, उगाता है और सब लोग उसको खाते हम्म, हैं। फौजी है, वो हम्म, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हम्म, पुलिस है, वो कहीं न कहीं अपनी सुरक्षा प्रदान कर रही है अपने को। यातायात सुरक्षा हो गई कि हर तरीके से वो कहीं न कहीं अपनी ज़िम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं। हम्म, आप भी एक नागरिक है, मैं भी एक नागरिक हूँ। अपन हम्म, भी एक-दूसरे के साथ मिलकर जो कर्तव्य निर्वहन करते हैं, वही समाज सेवा है। हम्म। आप और मैं, हम एक-दूसरे के लिए करें, कोई तीसरे के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, तीसरे के लिए करते हैं उसको समाज सेवा करते मतलब? नहीं, 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 हम सब एक-दूसरे के लिए जो कर रहे हैं ना, वो हम्म। समाज सेवा है। अच्छा, कोई किसी के लिए कर जी, सकता है। बिल्कुल। तो आप तो डॉक्टर थे, डॉक्टर रह के भी समाज सेवा कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल, राजनीति क्यों चुना आपने? बिल्कुल कर सकते थे। बिल्कुल कर भी रहे हैं, काफ़ी हम्म, लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, हम्म, फ्री में एनजीओ चला रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके लाइलाज बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं। हम्म, जैसे कई मेरे मिलने वाले हैं डॉक्टर, वो लोगों को वो सुविधाएँ, वो दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं जो हम्म, लाइलाज बीमारियाँ हैं, जैसे त्वचा रोग हो गया हम्म, और भी कई ऐसे मधुमेह हो गया, उन हम्म, बीमारियों की वो दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं। हम्म, राजनीति में आने का रीज़न कोई ख़ास रीज़न नहीं है। हम्म, कोई बड़ा कोई बदलाव का रीज़न नहीं है। बस कोई चीज़ दिमाग में खटक गई और हम्म। जिस दिन वो खटक गई, फिर वहाँ से बदलाव की गई शुरू कर दी। आपने तब शुरू की है। जी, लेकिन राजनीति तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है राजनीति में, लोगों तो को लगता है लेकिन काफ़ी आसान है, जी। लेकिन स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ता है। देखो, स्ट्रगल, ऐसा कोई स्ट्रगल है नहीं किसी भी चीज़ हम्म, में। अगर आपने जन्म लिया है तो मृत्यु तक तो देखो स्ट्रगल ही ये है। तो सही खा बात। रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बिल्कुल। हर एक चीज़ में स्ट्रगल है। हम्म, अगर आप ये सोचो कि बैठे-बैठे मेरे को यहीं जीवन निकालूँ, यहीं मेरे को मृत्यु मोक्ष प्राप्त हो जाए, हम्म, ये संभव नहीं है। हम्म, राजनीति में आने का मेन वजह है कि आप उन लोगों द्वारा शासित किए जाते हो जो उसके योग्य नहीं हैं। वो हम्म, लोग ना शिक्षित हैं, ना उनको समझ है। वो सिर्फ़ कहीं न कहीं एक धन बल के बूते पे, या कहीं न कहीं एक राजनीतिक परिवार से नाता रखने वाले लोग, हम्म, उन लोगों की वजह से आज क्या हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ रहा है। हम्म। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कैसे किसके साथ व्यवहार करना है, किस तरीके से किससे क्या बात करनी है। उनको पता ही नहीं किसानों की समस्याएँ क्या हैं। उन्होंने कभी देखी ही नहीं खेती और कैसे होती राजनीति है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है ना कि इसमें बड़े लेवल पे अपन समाज सेवा कर सकते हैं, ये भी रीजन होता है बिल्कुल, लोगों देखो का। ये कहीं न कहीं समाज सेवा का, शासन का, प्रशासन का केंद्र बिंदु है। हम्म, इस केंद्र बिंदु के माध्यम से हम सारी चीज़ों को एक साथ ठीक कर सकते हैं। हम्म, अगर कहीं न कहीं, अगर सर्वांगीण विकास जिसको हम बोलते हैं, हम्म, अगर हम देश का करना चाहें, हम्म, तो वो एक राजनीति एकमात्र माध्यम है, हम्म, जिसमें अपन राष्ट्रीय मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तक का समाधान राजनीति के माध्यम से किया जा सकता है। हम्म। लेकिन जैसे अभी आप कर रहे हो, आप राजनीति के माध्यम से कर रहे हो, लेकिन राजनीति अभी जैसे अपन देखते हैं तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं राजनीति के तबके पे, अच्छे लेवल पे, जो बिल्कुल अशिक्षित है। जी, बिल्कुल, देखिए, वो कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लोग इतने जागरूक नहीं थे। हम्म, कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव था और हम्म, अभी भी है। अभी भी है। अब ऑलमोस्ट बैकवर्ड एरियाज़ में आप जाइए, हम्म, आप वहाँ देखिए, अभी तक वहाँ प्राइमरी स्कूल्स नहीं हैं। बिल्कुल सही। और जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, हम्म, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। और मूल आधारभूत जो सुविधाएँ हैं, आज हम्म, कहीं न कहीं लोग उन चीज़ों से वंचित हैं। क्योंकि जो लोग राजनीति में हैं, जो शासन प्रणाली में, प्रशासन प्रणाली में, वो लोग देश के विकास में नहीं, खुद के विकास में लग रहे हैं। हम्म, उन्होंने बड़ी-बड़ी कोठियाँ बना ली, बड़े-बड़े घर ले लिए, हम्म, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले ली, खूब ज़मीनें खरीद ली, कई फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं। तो वो लोग उन सारे पैसों को, जो जनता का पैसा है, जिन पे अधिकार आपका और हमारा अपने हम्म। लोगों का है, उनको वो एक आदमी तक सीमित कर रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। लेकिन अपनी भारत सरकार में बैठे हुए अच्छे अच्छे मंत्री बोलते हैं नया भारत नया भारत, लेकिन फिर भी देखते हैं आज के टाइम में कई जगह ऐसा है कि जैसे पहले कहा था कि रोटी कपड़ा और आवास मूलभूत चीज़ें, जी, ये भी अवेलेबल नहीं है। देखिए, राजनीति सिर्फ़ बातों तक है। हम्म, आप राजनीति में जिस दिन घुसोगे और आप राजनीति की वास्तविकता को जानोगे ना, आपको हम्म, नफ़रत हो जाएगी। पर आप अगर इस नफ़रत की वजह से अगर इन चीज़ों को छोड़कर भागोगे, हम्म, देखो, गंदगी को अगर साफ़ करना है तो गंदगी में पाँव देना बिल्कुल पड़ेगा, सही। और गंदगी को साफ़ करने के लिए खुद को एक बार गंदा होना पड़ेगा। हम्म, वो चीज़ आप भागो मत उन चीज़ों से, जब तक अपन सामना नहीं करेंगे तब तक ही बड़ी है चीज़। हम्म, जिस दिन अपन सामना करने पे आ जाते हैं, कोई चीज़ बड़ी नहीं है अपने लिए। और एक दिन ऐसा समय भी आएगा, जिस दिन भारत का नेतृत्व ऐसे लोग करेंगे, इतने शिक्षित लोग करेंगे, इतने समझदार लोग करेंगे, कि कहीं न कहीं चीज़ों में इतना बड़ा बदलाव एक बड़े पैमाने पर आएगा, हम्म, जो देखने लायक होगा। भारत एक
विश्व शक्ति के रूप में उभर कर आएगा। हम्म। आप बस समय का इंतजार कीजिए, जिस दिन ईश्वर ने ये रचना रची उस दिन सारा खेल निराला हो जाएगा। लेकिन लोग तो ऐसे अभी जैसे हम देखते हैं आजकल के पॉलिटिशियंस रहे, उनके बच्चे रहे, अच्छा बना रखा उन्होंने, घर बना रखा अच्छा, गाड़ियाँ अच्छी अच्छी, लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, लोग उनसे मिल भी नहीं सकते। जैसे एमएलए एमपी बन जाते उसके बाद तो मिल भी नहीं सकते उनसे। जी बिल्कुल, ये बात सही है। कहीं ना कहीं वो लोगों से नहीं मिलना, अवॉइड करना, हम्म। वो लोग उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं, सो कॉल्ड प्रोटोकॉल होता है उनका, जो कि गलत है। आप जनता द्वारा चुने गए हो, हम्म। जनता के आप प्रतिनिधि हो, और आप उसी जनता को मिलने के लिए 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे 2 दिन 5 दिन 10 दिन इंतजार करो। नेताजी बाहर गए हुए हैं, नेताजी हम्म। बिजी हैं, नेताजी का ये नहीं, फैमिली ये उनको टाइम है। बेवकूफ़ बनाया जाता है पब्लिक को कि बाहर गए हुए हैं, बिजी है, या फिर ऐसा सच कुछ में नहीं बिजी होता। हो। आप और मैं कितने बिजी हैं, आपके घर से कोई फोन आए, आपके कोई हम्म। रिश्तेदार है, आप बात नहीं करोगे? बिल्कुल बात करेंगे। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल है। जब आपको 2 से 2.5 लाख एक विधानसभा में वोटर होते हैं, हम्म। और उनमें से कम लाख से 1.5 लाख लोगों ने आपको वोट दिया है, तभी तो आप चुनकर विधानसभा संसद तक पहुंचे हैं आप। हम्म। तो आपकी जिम्मेदारी है। उन 2.5 लाख लोगों का जिम्मेदार कौन है, और जिन्होंने आपको वोट नहीं है उनका जिम्मेदार कौन है? आप वहां का नेतृत्व, आपकी जिम्मेदारी है। आप उस चीज से भाग कैसे सकते हैं, आप पीछे कैसे हट सकते हैं उस चीज से? जवाब तो देना पड़ेगा ना। सही बात। या तो आप इन चीजों पर आओ, अगर इन चीजों पर उतरो मत, अगर हम्म। उतर रहे हो तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ, वरना आप ये पद छोड़ दो। कई ऐसे लोग हैं जो ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और बखूबी निभाना भी जानते हैं। आज के टाइम में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जी जैसे कांग्रेस बीजेपी रही, लेकिन अभी उसके अलावा भी काफ़ी निर्दलीय लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी तो पार्टीज का महत्व क्या कम हो गया पहले से? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जनता के सामने सच्चाई सामने आने लग हम्म। गई। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लग गया है, अच्छा इंसान होना जरूरी है, ना कि कोई पार्टी की मोहर होना हम्म। जरूरी है। जब तक आप इंसान को नहीं देखोगे, इंसान को नहीं परखोगे, तब तक बदलाव संभव नहीं नहीं है। है। और कहीं ना कहीं आप में से, मेरे में से कल को कहीं और ऐसा व्यक्ति जो टिकट लेने के लिए काबिल नहीं है, हम्म। जिसके पास 10-15 करोड़ रुपए नहीं है, तो वो व्यक्ति तो फिर कभी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। अब जनता को समझ में आने लग गया है, योग्य व्यक्ति को चुनो, बिना पैसे के चुनो, बिना दारू पैसे शराब इनके चुनाव जीतो, और आराम से अपने जनता के लिए काम करो। आपको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी के ढोक लगाने की जरूरत नहीं है। जनता आपके साथ है तो आप राजनेता हो, और आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन फिर भी जैसे यंग पॉलिटिशियंस है, जैसे अच्छे अच्छे लड़के हैं नए, जो जी युवा नेता बन के निखर के आते हैं, जी वो कहते हैं कि मुझे ये पार्टी टिकट नहीं दे रही, ये पार्टी टिकट नहीं दे रही। दूसरी तरफ कहते हैं कि पार्टीज का कोई लेना देना नहीं है, हम निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। तो फिर जी निर्दलीय क्यों नहीं लड़ते? वो ऐसे क्यों ब्लेम करते हैं पार्टीज को कि मुझे टिकट नहीं दे रही, वो टिकट नहीं। देखिए कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रणाली इतनी पुरानी हो गई है, ये संरचना, ये ढांचा इतना पुराना हो गया है, लोग उसके चुंगल से निकल ही नहीं पा रहे। लोग पार्टी 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 के बाहर की नहीं, दूसरा दुनिया। ये भी रहता है ना कि पार्टीज की सक्सेस होने जी के चांसेस कम रहते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम्म। जनता डिसाइड करती है नेता, या पार्टी डिसाइड करती है? देखो, चुनकर कौन भेजती है? पार्टी भेजती है, जनता भेजती जनता है? चुनती है, लेकिन जनता। पार्टी का तो नाम बहुत बड़ा होता महत्वता है। जनता होनी चाहिए या पार्टी होनी चाहिए? लेकिन जनता भी तो आप पार्टी को ही महत्व नहीं देती है नहीं ना। जी, आपकी बात सही है। हम्म। पर जितना आप पार्टी के पीछे ढोक लगा रहे हो, पार्टी के नेताओं के पीछे ढोक लगा रहे हो ना, मैं आपको कह रहा हूँ उसका अगर 50% भी अगर आप जनता के बीच में उतरोगे ना खरे, तो आपको किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है, आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। और आपको जनता ऐसे सिर ऊपर बैठाएगी कि दुनिया में नज़ारा देखने लायक होगा। जैसे राजनीति में सबके अपने अपने रोल मॉडल होते हैं। जी मैं राजनीति में नहीं करूंगा कभी, ना मैं जाना चाहूँगा, जी ना मुझे राजनीति करना पसंद है। लेकिन फिर भी मुझे कोई पॉलिटिशियन अच्छे लगते हैं तो अमित शाह जी, जो अपने होम मिनिस्टर है। जी आपके रोल मॉडल कौन है? जी, बहुत अच्छी बात है, आपके रोल मॉडल अमित शाह जी हैं। मेरे रोल मॉडल स्वर्गीय राजेश पायलट साहब हैं, जो हमेशा किसान, गरीब, मजदूर की बात करते थे। उनका एक वक्तव्य है, आपने भी अक्सर सुना होगा, जब तक गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जहाँ से इस देश की नीतियाँ बनती हैं, तब तक इस देश का सर्वांगीण विकास संभव बिल्कुल, हमने सुना। नहीं है। अमित शाह जी अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर हैं। उनमें कई चीज़ें ऐसी हैं, कई उनके फैसले ऐसे हैं जो अतुलनीय हैं, इनक्रेडिबल हैं। जैसे आपने स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी का नाम लिया, जी उनके बेटे काफ़ी सालों से राजनीति कर रहे हैं। जी सबसे यंग एमपी थे वो, जो इंडिया में बैठे थे पार्लियामेंट के जी अंदर। जी तो उनको अपना राजस्थान सरकार का डेप्यूटी सीएम बनाया गया था। जी डेप्यूटी सीएम पद पर रहते उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, जी लेकिन बाद में उन्होंने उसको रिजाइन कर दिया या पार्टी निकाल दिया, जो भी उनका आपस की मामला है। जी तो उनको आप नहीं मानते रोल मॉडल अपना? जी बिल्कुल, मैं पायलट वो तो साहब काफ़ी को युवा नेता है, बिल्कुल, मैं पायलट साहब प्रदेश को के लिए सबसे कई युवा नेता सालों से उन्हीं को फॉलो मानते हैं करता लोग। हूँ, और मैं उनका अनुयायी एक तरीके से मान लीजिए। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं,
और सबसे अच्छी बात वो मन के बहुत साफ है। और जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हाँ, लोगों से और बिल्कुल कहीं ना कहीं डाउन टू लोगों अर्थ में है। एक अपनत्व पैदा करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ जन सैलाब उनके लिए खड़ा होता है। और आपके लिए अगर लाखों व्यक्ति अगर रोड पे अगर खड़े इंतजार करें, तो सोचो आपने किस तरीके का प्रेम कमाया। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं भीड़ बनाने के लिए, किराए की भीड़ लेके आते हैं, लेकिन एकमात्र व्यक्ति वो है हिंदुस्तान में जो बिना किसी पैसे के, बिना किसी कोई बड़े ताम झाम के अपनी व्यवस्था करने में लग जाते हैं लोग। उस तरीके वो का तो लोग उनका उनको सपोर्ट करते हैं ना, इसलिए हो बिल्कुल जाता है। मन से, तन मन और धन से लोग उनका सपोर्ट हम्म, करते हैं। ये तो बड़े लेवल की राजनीति हो जी गई। लेकिन कई अभी देखते हैं काफ़ी युवा है जो जैसे सरपंचों का चुनाव लड़ते हैं, आजकल काफ़ी युवा जीत रहे हैं। जी जी। तो क्या वो राजनीति नहीं होती? नहीं वो भी बिल्कुल। तो समाज के लिए एक शुरू में देखो, बेसिक काम करने का अच्छा तरीका है। मैं सरपंच नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वार्ड पंच का चुनाव भी राजनीति ही होती है। हम्म, जब तक आप एक छोटी से कदम आगे नहीं बढ़ोगे ना, हम्म, तब तक आप कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपकी कामयाबी में आपका पहला कदम भी गिना जाएगा और आपका आखिरी कदम भी गिना जाएगा। हम्म, सांसद से लेकर वार्ड पंच तक सारे राजनेता हैं। पहले के ज़माने में, आज से कुछ सालों पहले, आज से 15-20 साल, सरपंच प्रतिनिधि जो होते थे, सरपंच लोग जो होते थे, उनको ज्ञान ही नहीं होता था कि सरकार कहाँ से कितना पैसा हमारी पंचायत को मुहैया करा रही है, हम्म। कितना पैसा कहाँ लग रहा है, कितना पैसा नहीं लग रहा। अब तो बजट भी क्योंकि काफ़ी बढ़ा दिया है हाँ, पहले से। कहीं ना कहीं क्या है, पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, वो गबन कर जाते थे बीच में। हम्म, लेकिन अब जैसे ही शिक्षित लोग आने लग गए, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन साइटों पर सारी चीज़ें अवेलेबल है कि हम्म, कहाँ से कितना बजट आया, कहाँ कितनी लागत लगी है और कितना क्या उसमें बचत आई है, वो हम्म। चीज़। लेकिन हम पायलट जी के साथ आपकी काफ़ी तस्वीरें देखते हैं। क्या आपके साथ उनका अच्छा रिश्ता है? हाँ, वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैं उनका बहुत बहुत हर एक तरीके से धन्यवाद करता हूँ। मैं जो कुछ भी सीखा हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ आज। मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, बोलने का तरीका, लहजा, बात करने का तरीका। हम्म, और उनकी हाँ, सबसे उनको अच्छी बात, गमछा डालने वाली स्टाइल काफ़ी अच्छी है। हाँ, और उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्ता और शक्ति के क्रम में पीछे है, सबसे नीचे है, उस व्यक्ति से आपका बर्ताव बताता है कि आप कैसे इंसान हैं। बिल्कुल सही ये बात मेरे है। को उनकी अच्छी बात लगती है। वो हर इंसान को अपने मन से तोल के बात करते हैं, कभी उन्होंने कभी उस तरीके की कोई लेकिन बात आज के नहीं टाइम कही। में तो पॉलिटिक्स एक पावर बन गई, पावर का जरिया कि वहाँ पे है आपके पास, पॉलिटिक्स में कोई है तो आपके पास पावर है, नहीं है तो आप कोई पावर नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता ही पावर है। अगर आज के समय में अगर कोई ताकतवर है, वो नहीं तो है जनता को जनता। तो बोलने नहीं देते ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जनता बोलती नहीं है। जनता जब बोलती है, बड़ा बदलाव लेकर आती है। राजनेताओं के अलावा आप काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ नजर आते हो, फोटोज देखते हैं हम। तो ये क्या अच्छा लगता है आपको उनके साथ रहना? चलो, ये तो अच्छी बात है, कम से कम आपको नजर तो आ रहे हैं। देखिए, तो सब लोग यार दोस्त हैं, वो यहाँ आते हैं तो हमसे मिलते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलते हैं। ये आपसी संबंध है। जैसे जैसे आपका जिस तरीके का व्यवहार है, जिस तरीके का आपका नेचर है, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। जैसे को तैसा मिल ही जाता है। हम्म। मेरा अगर स्वभाव अच्छा है तो मेरे स्वभाव जैसे लोग मेरे को मिल जाएंगे। मेरा स्वभाव अगर खराब है तो मेरे को खराब स्वभाव वाले लोग मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और हमने ये भी सुना है जो MC स्क्वायर है, काफ़ी अच्छे पॉपुलर सिंगर है हरियाणवी, जो जी बॉलीवुड तक भी इनके गाने आते हैं। जी आपके अच्छे दोस्त है? जी, बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं MC स्क्वायर जी। और कहीं ना कहीं मेरा उनके लिए एक अटूट प्रेम है। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है और हमने हम, देखा आप जोधपुरिया देवदाम जी को उनको बुलाया था। जी बिल्कुल, उनकी आस्था थी। वो चाहते थे कि उनको भी देवनारायण जी लोगों के का काफ़ी मंदिर में मैं प्यार आऊँ प्रेम मिला। मेले के टाइम और सभी लोगों से मिलूं और भगवान देवनारायण का आशीर्वाद लूं। वो डाउन टू अर्थ है। मतलब गुजर समाज में अगर मैं देखूं एक हम्म, पर्सनली, तो कहीं ना कहीं अगर 6-7 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, हम्म, उनमें अगर सबसे अच्छा और सबसे डाउन टू अर्थ अगर कोई इंसान है तो MC स्क्वायर भाई है। मतलब उनमें वो क्वालिटी है, एक जेन्युइन जो इंसान होता है ना, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी हम्म, प्रकार का कोई घमंड नहीं है। आज वो बहुत अच्छी जगह है और उन्होंने वो चीज़ हासिल करी है अपने टैलेंट से, उनके विचारों से, उनकी कला से। तो हम्म। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत गर्व की होती हैं। हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारा भाई है। आपने अभी जैसे नाम लिया गुर्जर समाज, जी जी तो क्या आप स्पेशल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हो? जैसे आपने गुर्जर समाज का नाम लिया, जी। तो आप कह सकते थे देवदाम तो सभी के लिए है, वो कोई गुजरों का स्पेशल थोड़ी ना है। सभी लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं। जी जी, बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। ये कहीं ना कहीं आप मेरे को सवाल में फंसाना चाह रहे हो, पर मैं फंसाना इसका नहीं चाह आपको रहे आप। जवाब दूंगा जी। हम्म, आप पहले अपने घर की चिंता करोगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। फिर आप अपने समाज की चिंता बिल्कुल करोगे, करेंगे। फिर आप अपने राज्य की, फिर अपने देश की। हम्म, वैसे ही मेरे लिए सबसे पहले मेरा घर है, हम्म,
मेरे घर में मेरा गुर्जर समाज आता है, देव महाराज सबके हैं, मैंने ये नहीं कहा हमारे देव नारायण जी, मैंने यही कहा देव नारायण जी, जो कि हमारे आराध्य हैं। हमारे नहीं, कई समाज है, जैसे जाट भी पूजा करते हैं उनकी, राजपूत भी करते हैं, मीणा भी करते हैं, सभी करते हैं, ब्राह्मण भी करते हैं, बनिया भी करते हैं, सभी लोग पूछते हैं। लोक देवता सबके हैं, इस पे आपके और मेरे नहीं हो सकते वो, लेकिन हम जिनको मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उसके लिए हम लोग बोलेंगे, वो हमारे आराध्य हैं। काफी अच्छे से जवाब देके आप बच गए हैं। हाँ, आदत है शुरू से ही। गोल्डन ब्रदर्स आपको अपना छोटा भाई मानते हैं? हाँ, बहुत प्यार से रखते हैं मेरे को, बहुत छोटे भाई की तरह केयर करते बताओगे हैं। थोड़ा बहुत कुछ? हाँ, वो लोग बहुत अच्छे, मतलब एक अच्छे दर्जे के लोग हैं। जितना लोग उनके बारे में सोचते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत घमंड है उनमें, इधर किसी की तरफ देखते नहीं है। और वो हमें तो नहीं लगा कभी कि उनमें घमंड है, पैसे वाले। नहीं, कई लोगों को लगता है वो मराठी है, थोड़ा ऐसे सोना वोना पहन के, और वो थोड़ी मराठी में ये माइला आइला ऐसे बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार इसमें ईगो है, बोलने का तरीका नहीं है। पर वो लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और बहुत मेहनती लोग हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग सनातन धर्म को, पूजा पाठ को अगर सबसे ऊंचे दर्जे पर अगर कोई रखता है तो वो दोनों रखते हैं। मैंने अक्सर उनको देखा है, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक पूजा करते हैं, और महीने में 1 या 2 बार वो हवन कुंड करते हैं। एक चीज़, आप तो उनसे काफ़ी मिलते रहते हो, मेरी तरफ से एक सवाल है उनके लिए कि वो जैसे इतना सोना पहन के घूमते हैं, वो हमेशा ही पहने रखते हैं, जैसे सोते हैं उस टाइम तो उतार के सोते हैं? नहीं नहीं, ऐसे सोते टाइम, रिलैक्स करते टाइम खोल देते हैं। वो उनका एक तरीके से पहचान है उनकी, तो वो पहचान, इसलिए वो बाहर निकलते हैं, लोगों में जाते हैं, तो लोग उनको देखकर खुश होते हैं, इसलिए वो पहन के रखते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी पहना करो, अच्छा लगेगा आप पे। है नहीं ना हमारे पास इतना। नहीं, आप भी अच्छे खासे लैंड। एक और हरियाणवी सिंगर है, एमडी देसी रॉक स्टार, जी जी, इनके साथ भी काफ़ी चर्चा सुने हमने आप। हाँ, एमडी भाई हमारे बड़े भाई हैं, और वो हरियाणा के बहुत पुराने सिंगर हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं। उनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन एमडी भाई ने इतनी मेहनत करी, और इतनी शांति से मेहनत करी, आज उनकी सफलता पूरे हरियाणा में शोर मचाती है। उनके गाने इतने चर्चित हैं, शायद आपने भी सुना होगा, देसी देसी वाला गाना, वो बहुत अच्छा गाना था। आज भी लोग सुनते हैं, लोग उससे रिलेट करते हैं खुद की लाइफ को, तो वो लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब मेरे लिए एमडी भाई एज ए ब्रदर है। मतलब मेरे को कोई चीज़ की ज़रूरत होगी, मेरे को कोई आवश्यकता होगी, तो मैं एक फ़ोन में उनको फ़ोन कर सकता हूँ, और एकमात्र वो आदमी है जो एक फ़ोन पे मेरा फ़ोन उठा लेता है और बोलता है हाँ शिव बता क्या बात है। वो भाई होना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे लोग कमाए जाते हैं। देखो, बाई बर्थ भाई मिलना अलग चीज़ हो गई, वो तो ईश्वर ने आपको दिया है, लेकिन आप अपने व्यवहार से, अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से जो भाईचारा कमाते हो, वो कहीं ना कहीं अतुलनीय है। उसकी आप और मैं कहीं ना कहीं से तुलना कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग कमाओ, मेहनत करोगे जीवन में, तो सारी चीजें मिल जाएंगी। जी जी। एक और सवाल जो मेरा भी है, हो सकता है जनता का भी होगा, आप अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ रह लिए, जैसे सचिन पायलट जी, आप सेलिब्रिटीज के साथ रह लिए, और आप खुद मिडिल क्लास के एकदम गांव के देसी आदमी हो। जी। तीनों की लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंसेस है? चेंजेस ऐसा कुछ नहीं है। देखो, कहीं ना कहीं परवरिश का फर्क पड़ता है। मैं देहात में पला बड़ा हूँ, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरे बोलने में, चालने में वो देहातीपन आ जाता है। पायलट साहब हैं, उनके पिताजी एयरफोर्स में थे, वो दिल्ली से सटे हुए इलाके में रहे हैं, तो उन लोगों पर इतना इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं एजुकेशन की ओर बहुत शिक्षित आदमी है। वो अपन इतने नहीं, अपनी शिक्षा का अभाव था। एमडी भाई है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का कल्चर हो गया, या वो आउट ऑफ इंडिया शो करते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो दुनिया देख ली, तो उनको ग्लोबली जीना सीख लिया उन लोगों ने। लेकिन अभी क्या, अपन कूप के मेंढक हैं, मतलब एक कुएं के मेंढक, अभी अपन इन जगहों से बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी थोड़ा समय लगेगा चीज़ों को सीखने में, क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी एक्सप्लोर करता है, उतना ही ज़्यादा उसमें सुधार आता है। देश का युवा अभी काफ़ी आगे बढ़ रहा है जी, फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि युवा में अभी भी आत्मविश्वास की कमी है। ये बात बिल्कुल सही है, ये मेरे को भी लगता है, ये मेरे को भी लगता है कभी कभी। आत्मविश्वास की कमी कहीं ना कहीं आदमी को जब प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उसकी योग्यता के अनुसार, जैसे आजकल पेपर लीक जैसी घटनाएं हो गई, पेपर रद्द होना, आप यात्रा करते हैं जब पेपर देने के लिए, आप उनमें भीड़, धक्का मुक्की, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आदमी इतना बेचैन हो जाता है कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं बीए कर रहा हूँ, मैंने बीएड कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, पर मैं अब आगे क्या करूँ? रोजगार नहीं है। हाँ, उनके पास वो चीज़ नहीं है जिससे उनका समाधान निकल जाए। रोजगार, सरकार, जरूरी नहीं है आप सरकारी नौकरी उनको मुहैया कराओ,
आप उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी बिजनेस दे अब तो सकते हो, काफ़ी आगे उनको चल रहा है। रोजगार दे सकते हो। कई फैक्ट्रियां, आप SEZ जैसे प्लेटफॉर्म चाइना के तर्ज पर जो अभी इंडिया में हैं भी, SEZ होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे सीतापुरा में हो गया, रिक्को जोन हो गया, ऐसे आप जोन तैयार करवाओ तो आप लोगों को रोजगार दो। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति में अगर काबिलियत होगी तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कर लेगा, पर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पाने के लिए आपको या तो किसी कोई बड़े आदमी से फोन करवाना पड़ेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर में तो चलता ही यही है, बिल्कुल सही है। भाई साहब ने फोन कर दिया, इसने ये कर दिया, नेताजी का फोन आ हाँ, गया। वही वाली बात हो गई ना, जी पावर वाली। जी जी, वही लोग एक दूसरे को मैनेज करते हैं, वरना आपको बहुत जोर आता है। अभी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई जी है, तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अपन काफ़ी पिछड़े हुए हैं इन सबको देखते हुए? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहे हैं, हम्म। और धीरे धीरे कहीं ऐसे, फिर भी लोगों की सोच इतनी बढ़ नहीं रही है जितनी टेक्नोलॉजी और ये सब बढ़ रही है। देखो सोच तो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत अलग है। हम्म। मैं ये कहता हूँ, सोच का बदलाव आपके व्यवहार से आएगा, आपके आसपास के वातावरण से आएगा। तो वातावरण किसी आज को तो अच्छा करना पड़ेगा जी ना। जी, आज आप अपने से छोटों को जो आज आप सिखाओगे ना, हम्म, कल वो वही बनेंगे। बिल्कुल सही। अपने को जैसे ट्रीट किया गया था, आज अपन वैसे हैं। अपन आने वाले अपनी पीढ़ी को जैसे ट्रीट करेंगे वो वैसे ही बनेंगे, और मुख्य बदलाव लाने के लिए किसी ना किसी को तो समझौता करना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं आप और मैं, वो टर्निंग पीढ़ी है, टर्निंग जनरेशन है, जिससे बदलाव आने की संभावनाएं हैं। आज का मीडिया और सोशल मीडिया जी जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे देखते हैं अपने इन्फ्लुएंसर काफ़ी न्यूडिटी फैला रहे हैं, जी जी, तो ये लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा युवा सोशल मीडिया पे बिजी है। बिल्कुल ये बात आपकी सही है, इस पर लोगों को बात करनी चाहिए। जब तक आप इस चीज़ बहुत में, रोक भी होनी चाहिए इसके बिल्कुल, ऊपर, एक लिमिटेड चीज़ होनी देखो चाहिए। सरकार का निर्देशन हर चीज़ पर कानून है। आप यातायात कानून देख लो, आप क्रिमिनल एक्ट देख लो, हर तरीके का हर एक चीज़ पर कानून है। चाहे आर्म्स एक्ट देख लो, हर एक तरीके की हर एक चीज़ पर कानून है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी कानून होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक माध्यम है लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ। तो आप और मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोग, लेकिन इस पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे देख रहे हैं उनको नहीं पता, वो तो उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं जिनको वो देख रहे जी बिल्कुल ये बात सही है आपकी। हैं। लोग क्या है, कम इस चीज़ में इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो अपना फायदा और नुकसान भूल गए हैं। उन लोगों को यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं और वो कर क्यों रहे हैं। आप न्यूडिटी की बात करो तो लोग कम कपड़े पहनना, थोड़ा उस तरीके से खुद को दिखाना कि हम लोग चर्चित हो जाएंगे, ये सस्ती लोकप्रियता है जो कि उनके लिए घातक है। इंस्टाग्राम एक ऐप है, यूट्यूब एक ऐप है, जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी, जिस दिन भारत सरकार चाहेगी, उस दिन बैन कर देगी। फिर क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं इसका मतलब भारत सरकार को इससे फायदा हो रहा है। फायदा तो वैसे तो कुछ फायदा नहीं है, देखा जाए तो इससे नुकसान, जितना आप फायदा सोचो उससे ज्यादा नुकसान है, तो टोटल नुकसान ही है। और जैसे जो इनके ओनर है, मेटा के जो ओनर है, उनसे एक बार ये सवाल पूछा गया था, तो वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बोला कि भाई आप इन चीजों के बारे में क्या कहना चाहोगे। और जिन लोगों ने ये चीजें बनाई हैं, सोशल प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाए, उनके घर परिवार में ये कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज नहीं होता। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। और अपने घर में एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी रोटी तब खाता है जब वो मोबाइल पर गेम खेलेगा, मोबाइल पे कोई वीडियो देखेगा। गेम के बिना उसको खाना ही नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाता, सामने होना चाहिए। क्योंकि वो लत अपन ने लगाई है, उसके माता पिता ने लगाई है, उसके दादा दादी ने लगाई है। ये रोएगा नहीं क्योंकि इसको फोन दे दो, ये खाना नहीं खा रहा तो इसको फोन दे दो। खुद भी इतनी बिजी रहते हैं कि जैसे बच्चा रो रहा है, लो एक फोन उसको भी दे दो। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, संयुक्त परिवार अगर आज होते तो बच्चे को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो फोन चलाता। कभी उसको दादा दादी ले जाते, चाचा चाची ले जाते, ताई ताई जी ले जाते, तो उनको इतना समय ही नहीं होता, वो बच्चा गोदियों में रहता। अब बच्चा पड़ा रहता है बेड पे देते हैं उसको फोन, और वो सारे दिन उसमें लगा रहता है, और वो उसकी गंदी लत है। और आज तो वो चलो हंसी मजाक में उसको दे रहे हैं, कल को उसकी आदत बन जाएगी। जैसे वो बड़ा होगा, उसको स्कूल भेजोगे, पढ़ने के लिए बाहर भेजोगे, वो नहीं रह पाएगा, उसको चाहिए फोन ही चाहिए, ये चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, जैसे आप युवा नेता है, काफ़ी युवा नेता है, आप हो, जी। और भी बहुत लोग हैं, कभी भी सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ इस चीज़ को लेके कभी किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। जी बिल्कुल, मैंने तो कभी कहीं नहीं सुना। बिल्कुल अभी तक उठा नहीं है, इंडिया में तो किसी का नहीं देखा। बिल्कुल अभी तक नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी ही इस चीज़ के बारे में खुलकर चीज़ें सामने आएंगी,
और सरकार को इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। मैं नहीं तो कोई और करेगा, लेकिन इस चीज़ पर सवाल ज़रूर उठेंगे। मीडिया का एक्चुअल मतलब क्या है, जो पब्लिक को सच में पता होना चाहिए कि मीडिया इस काम के लिए बना है। बिल्कुल, आपका हाँ, सवाल क्योंकि बहुत। आधे लोगों को तो ये नहीं पता है मीडिया है किस चीज़ के लिए। जी जी लोग स्क्रॉल करते रहते हैं सारे दिन फ़ोन, कुछ देखते हैं, ये आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ अगर बड़ा हो गया, जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ है, जी तो जी उसमें कुछ नहीं, 2 मिनट की श्रद्धांजलि दे लो, हो गया खत्म। जी। देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, और मीडिया, समाचार पत्रों का, न्यूज़पेपर एजेंसियों का आज़ादी से पूर्व एक बहुत बड़ा लक्ष्य हुआ करता था, लोगों को सूचना देना, हम्म, लोगों तक वास्तविकता बताना। जो हम्म, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ रूल कर रही थी, उसके बारे में जितने भी खुलासे किए वो समाचार पत्रों के माध्यम से किए जाते थे। हम्म। शायद आपने केसरी का नाम सुना होगा। सुना है, बिल्कुल सुना है। जी, उन लोगों ने इस पत्रकारिता को एक ऊंचे दर्जे पर, इसका ऊंचे दर्जे पर इनको सम्मान उपलब्ध करवाया जी। था। जो आज कहीं ना कहीं जो मीडिया है, जो हम्म, समाचार पत्र है, वो कहीं ना कहीं इतनी घटिया मानसिकता पर आ गए, वो हम्म। लोगों पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। उनको वास्तविकता लोगों को बतानी नहीं होती, वो सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, पहले के हम देखते थे पत्रकार होते थे जो सरकार को कंट्रोल करते थे, जी जी सच्चाई दिखा के। जी जी। आजकल की लोग, सरकार उनको कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल, ये गलत है। पत्रकार, मीडिया हम्म, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम्म, पता नहीं ये मीडिया ये बात क्यों भूल गया और हम्म। क्यों सरकार की गोद में जाकर बैठ गया। मीडिया का काम होता है सरकार से जवाब मांगना, बिल्कुल, बिल्कुल। प्रशासन से जवाब मांगना, उनकी हम्म, जवाबदेही तय करना। हम्म, लेकिन आज के वक्त में मैं हम्म, एक लाइन बताना चाहूंगा आपको। पहले के ज़माने में समाचार छपा करते थे, फिर बिका करते थे। हम्म, आज के दौर में उल्टा है। हम्म। पहले समाचार बिका करते हैं और फिर छपा फिर करते छपा हैं। करते हैं। इसको बायस्ड न्यूज़ बोलते सभी जो राजनीति में लोग हैं, बड़े बड़े, छोटे से हैं। लेके बड़े तक, हम किसी न किसी को देखते रहते हैं, विवादों में घिरे रहते हैं कहीं न जी। कहीं। आप विवादों में घिरे रहते ही नहीं हो, या फिर सामने नहीं आने देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ये कुछ टैलेंट विवाद होता है स्पेशल लोगों में। ऐसा कुछ नहीं। विवाद सबके जीवन में है। हाँ। आपके जीवन में भी, मेरे आपके सामने क्यों नहीं आते? नहीं आते हैं। कहीं विवाद सामने भी आते हैं, कहीं ऐसी चर्चाएं भी थी, आरोप भी लगते हैं, हर तरीके की चीजें होती हैं। लेकिन वो किन पे लगते हैं? चर्चा और आरोप सफल व्यक्तियों के पीछे लगते हैं, वरना और लोगों से तो उनको मतलब ही नहीं होता। अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरी बुराई होगी, हम्म। अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी बुराई। आप और मैं अगर मायने नहीं रखेंगे इस धरती पर, तो अपनी कोई बात ही नहीं करेगा। लोगों के लिए, सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन जी, लोगों के लिए उनको पता नहीं कि सक्सेस होती क्या है। बिल्कुल, ये बात सही है। कहीं ना कहीं हम सब एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं हम्म, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसमें कहीं अपने को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। हम्म। और सक्सेस एक इतना बड़ा मैनिफेस्टो है जिसको अपन कभी क्लियरिफाई कर ही नहीं पा रहे। क्योंकि ये पता ही नहीं उनको सक्सेस होती क्या है बिल्कुल। एक्चुअल में। देखो, सक्सेस मैं ये मानता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, हम्म, अगर आप 100 रुपए में अगर संतुष्टि ले रहे हो ना, हम्म। तो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है। आपके लिए 100 रुपये सफिशियंट है। वही आपकी सक्सेस है। लेकिन क्या 1 लाख का सपना देखना खराब है? फिर नहीं देखना चाहिए। सपना देखना और सपने के साथ मोह कर लेना बहुत अलग चीज है। एक तो होता है मेरी इच्छा होना, हम्म, एक होता है मैं उस चीज के मोह में पड़ जाऊं कि नहीं, मेरे को चाहिए ही 1 लाख रुपए। चाहे मैं वो चोरी करके लेके आऊं, चाहे मैं वो डकैती करके लेके आऊं, चाहे मैं वो गलत तरीके से लेके आऊं। वो कहीं ना कहीं इंसान को एक गलत रास्ते पर ले जाता है। और फिर सेटिस्फेक्शन ऐसी चीज है, आज मैं 1 लाख रुपए की इच्छा कर रहा हूँ, कल को मैं 1 करोड़ की करूंगा, कल को सही मैं है। उससे ज्यादा की करूंगा। तो महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। हम्म, अगर आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, हम्म, अगर आप अपनी ज़रूरत में संतुष्ट हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। वरना आप कितने ही भागते जाओ, कितना ही कुछ करते जाओ, जितना जोड़ोगे उतना ही कम है। और अब मैं तो ये कहता हूँ, आदमी को पैसे के पीछे कम भागना चाहिए, हम्म। व्यवहार में ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार में ध्यान, खुद में ध्यान देना चाहिए, खुद के शरीर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आएगा और आप सब कुछ अपना यहाँ छोड़ कर जाओगे। आप कुछ साथ नहीं लेकर जाओगे। हम्म। इसलिए ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो, जीवन जीने में ध्यान दो। यही सक्सेस है, यही लाइफ है और यही हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस जैसे सिटी के लोग देखते हैं अपन, एक गांव के लोग देखते हैं। मैं खुद गांव से हूँ, जी जी। आप भी गांव से हो। कौन ज़्यादा हैप्पी है? सक्सेस कौन है इन दोनों में से? देखो, सबसे ज़्यादा सिटी वाले मानते हैं कि हम सक्सेस है, और गांव वाले मानते हैं कि हम खुश है। सबसे ज़्यादा अगर सक्सेसफुल कोई आदमी है, वो आदमी है जिसके पास इस दुनिया का कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि उसको उस चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। और जिस चीज़ की आवश्यकता जिस इंसान को लग जाती है कि मेरे को इस चीज़ की आवश्यकता है, हम्म। वो उससे गलत काम करवाती है। सही क्योंकि बात। इंसान ऐसी चाहत पाल लेता है
जो कभी खत्म ही नहीं होगी। वो उसके पीछे इतना भागता है। एक मृच्छिका नाम का शब्द आपने सुना होगा, सुना? जब हिरण रोड पे सड़क पे भागता है तो उसको पानी दिखाई देता है सामने, छाया से एक प्रतिबिंब बनता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो उसके पीछे भागता है। उसको प्यास लग रही थी, ऑलरेडी वो प्यासा है, लेकिन वो उसके पीछे भागता भागता इतना ज्यादा थक जाता है कि अब उसकी सहन करने की क्षमता नहीं बचती और वो मरणों कगार पर आ जाता है। वही चीज इन चीजों में है सक्सेस के पीछे। जो आदमी गांव में देहात में बैठा है, उसको 2 जून की रोटी मिल रही है, उस व्यक्ति को मतलब ही नहीं है ना मेट्रो चल रही है, यहाँ लाइट नहीं आ रही, थिएटर में कौन सी मूवी, उसको दुनिया से मतलब ही नहीं है। वो अपनी शांति, उसको पेट आपका किस चीज से भरेगा? खाने से भरेगा, पानी से। आपके शरीर की जरूरत यही है। बाकी तो आप कितना ही कुछ कर लो, जितना करोगे उतना ही कम है आपके लिए, चाहे आप कितना ही भाग लो, कितना ही कुछ घूम लो, कर लो। जो आदमी अपने घर में अपने मन में शांति लेकर बैठा है, वही सबसे ज्यादा खुश है और उसका परिवार सबसे ज्यादा खुशहाल है। सही बात। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गांव अभी भी पिछड़ा हुआ है काफी। कई गांव ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी प्राइमरी स्कूल्स नहीं है। तो युवा नेता होने के नाते आप इन पे कुछ सरकार को टिप्पणी करोगे? देखिए, शिक्षा किसी भी देश का, किसी भी जगह का एक मूलभूत ढांचा है। इंसान की नींव अगर कोई चीज है तो वो शिक्षा है। अगर हमारा जीवन अगर बेहतर करना है तो हमारे को शिक्षा चाहिए। आज एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप और मैं बात कर पा रहे हैं, एक कम्युनिकेशन का साधन है। मैं अगर कल को ट्रेड करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मेरे को 2 भाषाएं आनी चाहिए, मेरे को 2 लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर मैं बाहर ट्रेवल कर रहा हूँ तो मेरे को करेंसी पता होनी चाहिए, मेरे को नॉलेज होनी चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो नॉर्मल जो बेसिक एजुकेशन है उसके लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल्स होनी चाहिए गाँव में, जो कि अभी नहीं है। जैसे आप करौली का डांग क्षेत्र देख लो, आप अलवर के प्रतापगढ़ के पास एक एरिया पड़ता है नैड़ा करके, देख लो, वहाँ आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। वो लोग कई चीज़ों से जूझ रहे हैं क्योंकि उनकी कोई आवाज़ यहाँ तक लेके ही नहीं आ रहा, क्योंकि लोग अपने स्वार्थ में इतने बिजी हो गए कि उनको दूसरों से मतलब ही नहीं है। उनको अपना जो काम बन गया उससे मतलब है, उनको नहीं पता आप भूखे रह रहे हो नहीं रह रहे, आपके पास सुख सुविधाएं पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, उनको नहीं मतलब। और एक जमाना ऐसा होता था कि जहाँ आदमी दूसरे के सुख में पहुंचे नहीं पहुंचे, दुख में जरूर साथ खड़ा होता था। आजकल उल्टा हो गया, बिल्कुल, आदमी दूसरे को दुखी देखकर ज्यादा खुश होता है, जो कि सरासर गलत है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप भारतीय राजनीति में कुछ अच्छा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो? कई मुद्दे हैं, देखिए, ऐसे सरकार के साथ। जी बिल्कुल कई मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी, दर से अपनी जनसंख्या। ऐसे नहीं लगता सिर्फ बेरोजगारी वाला मुद्दा काफी घिसा पिटा हो गया? नहीं, घिसा पिटा हुआ नहीं है सर। आज भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है और उनमें से मात्र गिनती के 5 से 6 करोड़ लोग रोजगार युक्त हैं और बाकी लोग बेरोजगार हैं, जो कि एक निंदनीय है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आप जरूरी नहीं आप करोड़ों लोगों के लिए नौकरियां निकालो, आप उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाओ। आप उनके लिए इंडस्ट्रीज लाओ, SEZ जैसे प्लेटफॉर्म लेके आओ, और भी कई तरीके के जो लघु उद्योग वगैरह हैं उनके लिए आप सस्ते दामों पर उन पर लोन उनको उपलब्ध करवाओ, उनके लिए रास्ते तैयार करवाओ, ताकि वो लोग उन चीज़ों पर काम कर सकें। जिसके जिस क्षेत्र में रुचि है उसको उस क्षेत्र का प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इजीली व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ पांव मार के अपना परिवार का गुजारा कर सकता है। और जिस हिसाब से भारत में आर्थिक तंगी बढ़ रही है, लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं अपने देश के लिए ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार का फेलियर है। अगर आज उस कुर्सी पर आप बैठे हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब आप लाखों करोड़ों रुपए और चीज़ों पर, विदेश नीति पर खर्च कर रहे हो और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत नहीं है उनको, जैसे आईफा अवार्ड जैसे अवार्ड सेरेमनी हो गई, और भी कई चीज़ें हैं, G20 सबमिट हो गया, ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है आप मेज़बानी करो। IPL जैसी फ्रेंचाइजियों में लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, लगा रहे हैं, सट्टे में युवा बर्बाद हो रहे हैं। उन चीज़ों को साइडलाइन कर आप रोजगार उपलब्ध करवाइए लोगों को, खेल कूद में युवाओं को प्रोत्साहन दीजिए। जो लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जो लोग वास्तव में खेलना चाहते हैं, उनमें खेलने की रुचि है, उनको आप प्लेटफॉर्म उपलब्ध करें। लेकिन कहीं ना कहीं आज भारत का जो प्रशासन का, शासन का जो ढांचा है इस तरीके से तैयार हो गया, वहाँ बाबूजी कहने वाला लोगों का ही काम होता है। आप जैसा और मेरा जैसा आदमी वहाँ हाथ पांव पीट के ही वापस आ सकता है, हासिल कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए जहाँ रोजगार
और युवाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी लोग आगे बढ़ पाएंगे और तभी लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं सरकार के लिए विश्वास जागेगा। धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ देखते हैं गाय सड़कों पे कचरा खाती हुई नजर आती है। जब सरकार कहती है प्लास्टिक बैन हो गया पूरी तरह, लेकिन गाय के पेट से प्लास्टिक निकल रहा है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आपने ये सवाल पूछा। हम्म। देखिए गौ काफ़ी माता दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन कोई मेरे को मिल नहीं रहा था जिनसे मैं सवाल जी करूं। जी जी, आज देखिए अच्छा हुआ आप मिल गए। बिल्कुल, गौ माता को हम 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं। बिल्कुल। 33 कोटि देवी देवताओं का वास हम्म। मानते हैं हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में। हम्म। लेकिन ये दुर्भाग्य है गौ माता का हम्म। कि इतने उनके वंशज हैं, मतलब इतने उनके पूजा करने वाले लोग हैं, हम्म। फिर भी आज गौ माता को कचरा खाने पर निर्भर होना पड़ रहा है। उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। और मैं जहाँ से आता हूँ, मैं जिस गांव से आता हूँ, हमारे आसपास का जो कल्चर है उसके अनुसार हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे घर की पहली रोटी गाय को दी गाय को जाती दी है। जाती है। और ये कहीं ना कहीं शहर के लोगों में भी ये बदलाव आना चाहिए। हम्म। वो 3 दिन बाद सूखी पुरानी रोटियों को बाहर रोड पे फेंकते हैं, कचरे में फेंकते हैं। मैं उन लोगों से भी ये निवेदन करूंगा, आप घर में 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाइए, आप गाय को रोटी खिलाइए। आप घर में कुत्ता पाल सकते हो, आप गाय के साथ भी थोड़ा सा अगर अपना बर्ताव ठीक करेंगे ये तो एक तो मेरे दुर्भाग्य को की बात लगता है। नहीं है कोई गाय भूखी सोएगी। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि लोग कुत्ता पालते हैं लेकिन गाय नहीं पाल सकते। बिल्कुल, क्योंकि कुत्ते में लोग क्या एडजस्ट हो गए कि कुत्ता घर में रह लेता है, कुत्ता यहाँ हम्म। नहीं नहीं, गाय भी रह लेती है, एडजस्ट कर सकते हैं लोग, सारी चीजें कर सकते हैं। जब कुत्ते के साथ एडजस्ट कर रहे हो आप, जो पालने लायक जीव नहीं है घर में, गौ माता तो एक सौभाग्य की बात है कि आपके घर में गौ माता है। गौ माता को पालने से आदमी के शत्रु दोष मुक्त होता है, आदमी के जो भी आने वाली विपदा होती है वो दूर हम्म। होती है। हम्म। पालनी तो गौ माता चाहिए, हम्म। लेकिन ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की वजह से लोग घर में कुत्ते पालना शुरू कर दिए। और गौ माता की इतनी बड़ी दुर्दशा, मेरे को लगता नहीं कि इस कलयुग में इससे बड़ी दुर्दशा किसी जीव की होगी जितनी गौ माता की है। हम्म। जो सनातन धर्म के अनुसार सतयुग में सबसे ज्यादा अगर जाने वाला अगर कोई जानवर था गाय हो। तो वो गौ माता थी। बिल्कुल। और आज देखिए कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें लापरवाही है, जो सबसे पूजने योग्य है उसको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये आए दिन देखते हैं एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक जी के जी आगे, गाड़ी के आगे। बिल्कुल, वो क्या करें। हम्म। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल ली, हम्म। गौशालाओं के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का गबन भी कर गए। हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेच दिया गौ माता को। हम्म। लेकिन ठीक है, ईश्वर देख रहा है, सब चीजों का हम्म। हिसाब जरूर होगा। सरकार चुनाव नज़दीक आते हैं उसके बाद घोषणा पत्र निकालती है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी क्यों, स्मार्ट विलेज क्यों नहीं? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मेरे मन के अंदर भी था कि ये सवाल लोगों से पूछे जाना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों से पूछे जाना चाहिए। स्मार्ट सिटी अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी होनी भी चाहिए, बननी भी चाहिए। पर गाँव में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बिजली, सड़क और पानी, आप वो तो मुहैया करवाइए। आप शहरों में मेट्रो लेकर आ गए, गाँव में प्राइमरी स्कूल तो खुलवाइए। आप यहाँ बड़े बड़े बिजनेस टावर्स खड़े कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गांव के लोगों के लिए भी तो आप कुछ तो कीजिए, कुछ तो उनके लिए संसाधन उपलब्ध करवाएं, रोजगार के संसाधन तो उपलब्ध करवाएं उनको। लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की वजह से तो पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, उन पे पैमाना नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पैमाने के अनुसार एक भी फैक्ट्री नहीं चल रही। आप किसी भी फैक्ट्री में चली जाइए श्री राम जी, वहाँ आप जाकर देखेंगे तो इतने बड़े पैमाने पर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी जहरीले गैसों का इतना बड़ी मात्रा में प्रदूषण कर रही है वहाँ, कि वहाँ ऑक्सीजन भी नाम मात्र की मिलेगी आपको, आपका दम घुटने लग जाएगा। पेड़ काट के वहाँ पे कह रहे हैं हम इंडस्ट्री बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बिल्कुल, लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को सस्ते दामों पर सरकार उनको ज़मीनें मुहैया करवा रही है, उनको अपने पैसों से मतलब है। वो अच्छी जगह रह रहे हैं, उन्होंने अच्छे फार्म हाउस बना रखे हैं बड़े बड़े, उनको लेना देना ही नहीं है लोगों से। भाई आप ऑक्सीजन, गरीब आदमी आने वाले समय में 2 ही चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, एक तो सांस लेने के लिए और एक पानी के लिए। बिल्कुल ये आने वाले समय में अगर कोई युद्ध होगा बड़े स्तर पे, 2 ही चीज़ों के लिए होगा। और ये संकेत भी है, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग में जो संकेत मिल रहे हैं, जिस हिसाब से अभी जो वातावरण का माहौल हो रखा है, आने वाले समय में और भी बुरा हाल होगा। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों का विस्तार रुका हुआ है,
सरकार को जिन चीजों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए उन पे तो नहीं और लगा रही वो। और उन्हीं को बढ़ावा दे रही है। ये बिल्कुल, सबसे बिल्कुल। दुर्भाग्य की बात है। आज आप देखिए, एक पेड़ की वजह से 10 लोग उसकी छांव में बैठते हैं बिल्कुल। और आप उन्हीं पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल को आप काट रहे हैं। जंगल में रहने वाला जीव जंतु जाएगा कहाँ? कहाँ जाएंगे? शेर, गिद्दड़, बिल्ली कहाँ जाएंगे? हैं? जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? आपके घरों में आकर रहेंगे क्या? आप अगर उनके घर को जाकर छेड़ रहे हो, अगर आप प्रकृति को संतुलित कर रहे हो, तो प्रकृति एक दिन आपको संतुलित करेगी। फिर आप बड़ी त्रसादी के लिए आप तैयार रहना। युवा नेता होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप सरकार को इस चीज़ को लेकर सरकार से बहस करें, आप लोगों की आवाज़ उठाए। लेकिन क्या आप इस पे काम कर रहे हो? जी बिल्कुल, जल्दी हम पर्यावरण बचाओ के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी मानसून का समय आने वाला है, तो हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और जितना हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर साथ चलेंगे। जो भी प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ करेगा, जो भी प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करेगा, गैर कानूनी तरीके से उस पर हम कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेंगे। क्या मीडिया इसमें आपकी मदद करता है? कभी नहीं करता। मीडिया एक तरीके से आप ये मान लो कि आप अगर धनबल बाहुबल वाले लोग हो और आपकी कोई अच्छे नेता से या किसी अच्छे आदमी से अगर जान पहचान है, आप मीडिया को दबा सकते हो। आजकल मीडिया चंद पैसों में, ये आप पब्लिक के सामने बोल रहे जी बिल्कुल सच है, आप चंद पैसों में आप किसी पे आरोप लगा सकते हो। आप चंद पैसों में किसी के लिए कोई खबर छाप सकते हो। आपने अपने पैमाने इतने नीचे गिरा लिए कि आजकल, आपने लास्ट टाइम अखबार कब पढ़ा था? अखबार पढ़े ही नहीं, हम तो पढ़ते क्यों नहीं पढ़ते? ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ लेते हैं ना। तो क्यों नहीं पढ़ते अखबार अब? क्योंकि वो वास्तविकता से आधारित एक भी चीज नहीं है। आप दैनिक भास्कर हो गया, पंजाब केसरी हो गया, कोई सा भी, और इतने बड़े पैमाने पर तो वो ऐड है। अखबार में जितनी खबर आनी चाहिए उससे दुगने ज्यादा पेज पर तो सिर्फ ऐड आते हैं। आप पढ़ोगे किसको? सही बात। आप उसमें खबर ढूंढोगे कहाँ? तो ये वास्तविकता है मीडिया की। बिल्कुल सही बात। जहाँ 1 to 1 का जो मंच होता है ना, जहाँ आपकी बात आप रखोगे और मेरी बात मैं रखूंगा जवाब देकर, ऐसे मंचों का मैं स्वागत करता हूँ। जितने ऐसे मंच होंगे जहाँ 1 to 1 होकर बात होगी, तो जनता के सामने सारी सच्चाई खुल कर आएगी। क्योंकि हम किसी के अंडर नहीं, हम तो पब्लिक के सवाल लेके आते हैं। आप जैसे युवा नेता से पूछते अंडर में तो वो भी किसी के नहीं है, पर वो कहीं ना कहीं लालच में आकर, अपनी ग्रीडीनेस में आकर वो कहीं ना कहीं झुक जाते हैं और उनको सरकारों से डर लगता है कि हमने इस तरीके का गबन कर लिया, हमने न्यूज़ चलाने के लिए इतने पैसे ले लिए, ये न्यूज़ दबाने के इतने पैसे ले लिए। उस चीज़ों को टालने के लिए वो कहीं ना कहीं उनकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं। भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन रहा अब तक, या कौन है? सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी बात रखते थे। इंदिरा गांधी जी। कैसे? उसमें वो क्षमता थी, निर्णय लेने की क्षमता। अच्छा शासक वही होता है जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। जो उनके काल में उन्होंने किया वो अतुलनीय है और ना कभी कोई नेता ऐसा कर पाएगा। लेकिन जैसे उन्होंने इमरजेंसी जैसी कुछ चीजें लाई, जी बिल्कुल, तो इमरजेंसी तो जैसी चीजें लेके आई। हाँ, विरोध करते हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि उनका काम है विरोध करना। आप इमरजेंसी की वास्तविकता जानोगे, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। चलो, इमरजेंसी तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अपन कितनी बहस कर ले, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने बैंकों का एकीकरण किया, 14 छोटे बैंकों को मिलाकर एक राष्ट्रीय बैंकों के साथ एक साथ जोड़ा। उनके अलावा उन्होंने बांग्लादेश जैसा एक देश बनाया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके। उन्होंने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया। ये चीजें भी तो याद करो आप उनकी। आप एक तरफा क्यों देख रहे हो? उन चीजों को भी तो जनता के सामने लेके आओ। जो बैंक अपने आप को धनबल पे चलाने वाले लोग थे, उन बैंकों पर आज गांव में दूर दराज बैठा हुए व्यक्ति भी उसके फायदे ले रहा है। वहां से वो केसीसी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उनको, वो सब इंदिरा गांधी जी की देन है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जी, ये जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है, जमुआ रामगढ़, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ हुई है और उसके बाद मैंने जयपुर और सीकर से पढ़ाई की है। आपने डॉक्टर की पढ़ाई की है? जी बिल्कुल, ये मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन आपने डॉक्टर का करियर छोड़ के राजनीति में जाने का? देखो, ये तो वक्त की नज़ाकत है। आप भी कुछ ना काम छोड़कर ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हो, तो देखो ये ईश्वर की रचना है। आज वो जहाँ लेके जाना चाहेगा, अपने को वहाँ जाना पड़ेगा। अगर कोई युवा व्यक्ति आपसे जुड़कर अपना मन रखना चाहे, अपनी कुछ बात रखनी चाहे मन की, तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? बिल्कुल, हमारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पे जुड़ सकते हैं। मेरे नंबर चालू हैं, एक ही सिम आज तक वो चालू है, तो लोग मेरे से जुड़ सकते हैं और मैं उनका स्वागत करूंगा। साथ मिलकर ही कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एकता में ही शक्ति है, बाकी आप अलग अलग रहकर
एक दूसरे को काट झांट करके, एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ सकते, ना ही किसी चीज में अपना साथ फायदा होगा। मिल के आगे बढ़ो। बिल्कुल, साथ मिलकर ही विकास हो सकता है, चाहे वो घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे देश का हो। अगर राष्ट्र निर्माण की नीति है तो वो एकता है, एकजुटता है। अगर राष्ट्र निर्माण करना है तो आपको और मेरे को एक विजन, एक मिशन लेकर चलना पड़ेगा, तभी ये देश उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां दुनिया हमारे को कभी पहुंचने नहीं देना चाहती। कुछ आपके ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेके आप सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हो? जी, कई मुद्दे हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक वाला। जी। आए दिन आप देखिए, सैकड़ों किलोमीटर दूर से व्यक्ति चलता है, पेपर दे के आता है, लाखों बच्चे, 25-25 लाख बच्चे, बेरोजगारी इतनी हो गई है ना? बिल्कुल हो गई, 25-25 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं और वह एग्जाम देकर घर नहीं पहुंचते, बाहर निकलते हैं, बस में बैठते हैं, वापस घर आने के लिए धक्के खा के, तब तक खबर आती है कि पेपर रद्द हो गया। यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप जिस परीक्षा की, जिस प्रतियोगिता परीक्षा की कई सालों से तैयारी कर रहे हो, कई सालों बाद उसकी भर्ती आई हो और आपका पेपर दिया हो, आपका पेपर अच्छा हो और आपके घर पहुंचने से पहले अगर आपका पेपर रद्द हो जाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे को लगता नहीं हिंदुस्तान में किसी जगह का होगा। और इसमें सबसे बुरा हाल है तो वो राजस्थान का है। बिल्कुल सर, ये आप बड़ी अच्छी बात जी कर रहे हो। बिल्कुल, तो इसके हमारी खिलाफ आप कुछ वास्तविकता करने है, की कोशिश इसको कर हमें रहे हो? स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप और मैं अगर अपनी कमी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो अपन उसमें कभी बदलाव नहीं लेके आएंगे। ये राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के प्रशासन को स्वीकार करनी चाहिए और उनमें इस पैमाने के परीक्षा करवाने के पैमाने में, संसाधनों में बदलाव लाने पड़ेंगे। जो लोग इन चीज़ों में शामिल हैं, सम्मिलित हैं, उनको कठोर कारावास होना चाहिए, उनको ऐसी सजा होनी चाहिए ताकि कोई और दूसरा व्यक्ति इन चीज़ों में नहीं पड़े। तो चलिए अपन एंड की तरफ चलते हैं। जी इस बिल्कुल। प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, खुलकर मैं अच्छे संदेश। यही कहना चाहूँगा कि जीवन में जो भी करें अच्छा करें, और सबसे अगर पहले अगर आपके कोई मित्र होंगे तो वो आपके माता पिता होंगे। आपके माता पिता से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है। सुख दुख के साथी आप भी वही है। कुछ भी बन जाओगे तो भी आप उनके लिए बेटे हो, बेटी हो। आप कुछ नहीं बनोगे तो भी आप उनके लिए बेटे बेटी हो। किसी भी प्रकार के कोई मानसिक असंतुलन में नहीं है। आजकल लोग जुए की लत में पड़ जाते हैं, गलत कामों में पड़ जाते हैं, मानसिक रूप से संतुलन खो देते हैं, आर्थिक बोझ उन पर आ जाता है, तो वो कई चीज़ों से जूझ रहे हैं। कई लोग मेंटल इलनेस, जो कि लोगों को अभी तक पता भी नहीं इसके बारे में, उस चीज़ से जूझ रहे हैं। मैं चाहूँगा अपने माता पिता के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनको टाइम दें, उनसे बातचीत करें, उनसे वार्तालाप करें, मन में कोई बात नहीं रखें। बाकी आप मेहनत करें, संघर्ष करें जीवन में, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। इंसान के लिए कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है। एक बार आपने जो सोच लिया वो आप कर लोगे, आपने नहीं सोचा तो आप वो नहीं करोगे। इसलिए मेहनत करें लगन से और एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छा डॉक्टर शिव जी, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। जी, जी, आप सुन बहुत के बहुत बहुत अच्छा लगा। देखते हैं पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बुलाया, इतना प्यार प्रेम दिया और अरे सर, इतने अच्छे बस। सवाल किए। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। ओके।